बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसके नताइज से आप ख़बर आपको मिल चुकी है कि क्या इंतखाबी नताइज हैं, और जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको तकरीबन 9 नशस्तों पर कामयाबी मिल चुकी है और वो एक अक्सरियती जमात बन के उभरी है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये भी कह रही है कि धांधली हो गई है और उसको सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। सूरत हाल ये है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। एक दूसरे पर जो पहले इल्ज़ामात लगाती थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनमें हमने काफ़ी अर्से तक देखा कि वक्फा रहा। लेकिन आज जब दोनों इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून ने आज एक बहुत सीरियस चार्ज लगा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। किसने लगाया इल्ज़ाम? हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने, साथ बैठे हुए हैं एहसन इकबाल साहब। जरा देखिए। गिलगित बल्तिस्तान की वोट की जो बेहरमती की गई है, इसमें हमारी, मैं जाती तौर पे यह समझता हूं कि एक सिंध के और वफाकी हुकूमत के वसाइल का मुकाबला यहाँ पे भरपूर रहा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का फायदा उनको नहीं हुआ और डील की भी कोशिश की थी और सिंध में अपना कचरा साफ नहीं कर सके और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीतने आए थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा, वो पहले हाफिज हफीजुर रहमान साहब के सवाल का जवाब दें। और मेरे साथ मौजूद है गुफ्तगू के लिए जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। रांझा साहब, आज आप भी बड़े सीरियस लग रहे हैं और आपके भी चेहरे पे काफ़ी जो है संजीदगी है, जो संजीदगी हाफिज हफीजुर रहमान साहब की मैंने चेहरे पे भी देखी है। तो आप अगर मुझे इजाज़त दें शफकत साहब, मैं इधर से शुरू करूँ। आज तो उनका दिन है, मैं संजीदगी खत्म कर दी। आपने तो मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ ये कि हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया है बल्कि पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया और बड़े दिलचस्प राय में कि तुम कराची का कचरा साफ नहीं कर सक रहे थे और गिलगित बल्तिस्तान आए थे वादा माफ करोड़ों रुपए साथ लेके। देखिए, मैं इस पे बड़ी वाज़ेह बात करूं, जो कराची का कचरा था वो तो अली जैदी वगैरह भी नहीं साफ कर सके और पीडीए उनकी वो जो इसका जवाब ये तो लेके उनकी वो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की क्रेनें लेकर तो ये तहरीक इंसाफ वाले वहां पर गए थे। कचरा तो इनसे भी नहीं साफ हुआ। वादा माफ कचरा देखिए, जो हफीजुर रहमान साहब ने बात की है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात क्यों नहीं की पता है। आपको? साथ एहसन इकबाल बैठा हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसे एक बात हामिद साहब बता दूं, ये एक बड़ी कोशिश है कि किसी तरह से पीडीएम के इत्तेहाद में कुछ दरार पड़े। कौन कोशिश कर रहा है? हाफिज हफीजुर रहमान, उस पे शक कर रहे हैं आप हाफिज हफीजुर रहमान पे शक कर रहे हैं? मैं कोशिश करके ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दरार नहीं पड़नी, ये इत्तेहाद बहाल। राजा साहब, कौन दरार डालने की कोशिश कर रहा है? ये हाफिज साहब इस पे रोशनी बेहतर डाल सकेंगे, लेकिन हम बड़े क्लियर हैं कि पीडीएम बिल्कुल स्टैंड्स यूनाइटेड। अच्छा। और इस तरह के बयानात अगर कोई दे के उसको जोड़ तोड़ कर किसी के ऊपर डालने की कोशिश करेगा तो हम तो समझते हैं कि बयानात की कोई कीमत मेरे पे इल्जाम लगा दिया। वो कह रहे हैं कि आपने जोड़ तोड़ के किया। मेरे पे इल्जाम लगा दिया। सर, आपने सवाल किया है। ठीक है, हाफिज हफीजुर रहमान साहब से पूछ लीजिएगा कि ये बात उन्होंने आप की हाफिज है या साहब नहीं से पूछ रहे, लेकिन मैं हाफिज साहब का तो नहीं, मैं मुस्लिम लीग। चला, ये भी अच्छा हुआ कि आज मुस्लिम लीग नून ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया है कि मैंने जोड़ तोड़। नाजरीन, आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये हाफिज हफीजुर रहमान का जो बयान है ये मैंने जोड़ तोड़ के लगा दिया है और मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बयान है हाफिज हफीजुर रहमान का, साथ बैठे हैं एहसन इकबाल, इल्जाम लगा दिया अहमद मीर पे। शफकत महमूद साहब, हुण खुश हो? जो इल्जाम आप लगाते हैं हम पे वो लगा रहे हैं। ये हारे हुए बातें, लेकिन आपको तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। और लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक जो हफीजुर रहमान ने बात की है, ये इनके बायदे में चीफ मिनिस्टर होते थे और वो अपना इलेक्शन भी हार गए।
और उन्होंने जो बयान दिया है, उसने कहा कि सिंध हुकूमत करोड़ों रुपए लेके आई थी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, और उसके बावजूद यानी कि ना सिर्फ कि आपस में जो फूट है वो तो नज़र आ ही रही है, लेकिन ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। वो शख्स जो कि शोर बचा बचा के उसका गला बैठ रहा है, और उसकी इत्तेहादी पार्टी जो है वो कह रही है कि तुम तो पैसे लेके आए थे सिंध से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उसके बावजूद तुम हार गए हो। असल बात ये है, ये फेयर इलेक्शन था। इस फेयर इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी पीटीआई को हुई। ये बहुत बड़ी कैसे है? आपको सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, इसलिए कि सादा अक्सरियत भी नहीं है। पिछली दफ़ा हमने 1 सीट ली थी, हाँ, और इस दफ़ा हमने 9 सीटें ली हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद जो अपोजिशन में जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, और बड़े 7 लोग इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनमें 4 तो हमारी पार्टी के थे जिनको हमने टिकट नहीं दिया, और वो अब वापस आ जाएंगे आप? इंशाल्लाह आ जाएंगे वापस, गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। लेकिन ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में इतना भरपूर इलेक्शन कभी नहीं हुआ, और एक वाहिद नेशनल पार्टी उभरी है कि जिस पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में भी बरतरी है, पंजाब में बरतरी है, खैबर पख्तूनख्वा में बरतरी है, कराची में और सिंध में साइजेबल अक्सरियत है, और बलूचिस्तान में भी उसकी प्रेजेंस मौजूद है। तो एक नेशनल पार्टी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा है, एक खुशाइंद बात है कि एक नेशनल पार्टी जो है उसमें उभरी है। और एक चीज़ मैं याद करा दूं आपको, इससे पहले कि और बातें हों, कि शायद एक जियो ने एक सर्वे किया था, वो गैलप से करवाया था शायद, या पल्स ने, तो क्लियरली उन्होंने इलेक्शन से 3-4 दिन पहले कह दिया। लेकिन वो जो गैलप का और पल्स का जो सर्वे था, उसके मुताबिक आपको ज्यादा सीटें लेनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ ठीक है, उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। फेयर इलेक्शन है, हम तो तस्लीम करते हैं इस इलेक्शन को। हमारी अगर देखो ना, जब ये थे जो कि इनकी अब 1 सीट आई है, शायद 1 सीट आई है, दो अच्छा चले 2 आई है, और पीपल्स पार्टी की 3 पीपल्स पार्टी की 3, तो इन्होंने पिछली दफा 16 सीटें ली थी। हाँ, और मतलब पीपल्स पार्टी ने 15 ली थी, और पीपल्स पार्टी ने 15 ली थी। तो देखिए, ये फेयर इलेक्शन में ठीक है, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है, और हम रिजल्ट्स को समझते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, तस्लीम करते हैं, और इनको भी तस्लीम करना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम जीते तो फिर फेयर, अगर हम हारे तो फिर। अच्छा, आप जरा अब पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद गनी साहब, सिंध के सूबाई वजीर हैं। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीर साहब। सईद गनी साहब, अब हम तो बात करना चाह रहे हैं, अभी बिलावल साहब ने जो इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया है, लेकिन हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सिंध के सूबाई वज़रा पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी एक इल्ज़ाम लगा दिया है। हाँ, अगर आपने उनका इल्ज़ाम नहीं सुना तो हम आपको सुना देते हैं, अगर आपने सुन लिया है तो जवाब दे दें, वरना नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, जरा सुन ले। और उनके साथ एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वोट की जो बेहुरमती की गई है, इसमें मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक सिंध के और वफाकी हुकूमत के वसाइल का मुकाबला यहाँ पे भरपूर रहा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ। जी सईद गनी साहब, एक तो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया फेंका सिंध हुकूमत ने, गिलगित बल्तिस्तान में अपना कचरा साफ नहीं कर सके, यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री लेने आए थे और नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की, उसका भी फायदा नहीं हुआ। देखिए, एक तो खैर उन्होंने साथ में यही बताया कि मेरा जाती ख्याल ये है, उन्होंने जाती भी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह है कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन JUIF वहाँ पर एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ती रही है, और अगर सियासी जमातें एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ेंगी तो जाहिर है कि इस किस्म की बातें वो उनका हक है, उन्होंने की है। लेकिन इससे मैं नहीं समझता कि PDM का जो अपना एक इत्तेहाद है उसको कोई फर्क पड़ेगा, और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सिंध हुकूमत का पैसा में इस्तेमाल हो नहीं सकता इस्तेमाल, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया फेंका गया, ये गलत बात है।
देखिए सिर्फ इन्होंने कहा है ना, मुझे बताइए कि कहीं आपको नजर आया कि सिंध हुकूमत में कोई करोड़ रुपए फेंके हो, कहीं और से शिकायत आई हो? वफाकी हुकूमत ये काम करती है इसलिए कि उनके जेर इख्तियार ये इलाका आता है। उनके वज़रा जाते रहे, तकरीरों में ऐलान करके कहते रहे कि जितने हजार की लीड दोगे उतने हजार अरब रुपए हम तुम्हारे हल्के को देंगे। ये तो रिकॉर्ड की बातें मेरे आपके कहने की नहीं है। तो असल जो पैसे की बात थी या जो प्री पोल रिगिंग थी, जिस तरह कैंडिडेट्स तोड़े गए पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के लोगों पे कोशिश की गई, एक आदमी हमारा गया, बाकियों ने मना किया और ये सबके सामने उनको कहा गया कि ये आजाद लड़ो या पीटीआई के। चले, अगर हम ये भी मान लें कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब का जाती ख्याल है, तो वो ये कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की नवाज शरीफ के खिलाफ और डील का भी आपको फायदा नहीं हुआ। तो ये डील का इल्जाम किस पे क्यों लगा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी पे? किसके साथ डील किया पीपल्स पार्टी ने? अब ये तो वही बताएंगे ना कि उनके जहन में क्या चीज थी, लेकिन बहरहाल जो यहाँ नुमाइंदे बैठे पीएमएलएन के वो उसकी वजाहत करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि ये मीडिया जो है वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है और हाफिज हफीजुर रहमान का जो बयान है उसको जोड़ तोड़ के हमने लगाया है आपके सामने। मैं कैसे करूँ? देखिए वहाँ हमारे जो कैंडिडेट हाफिज हफीजुर रहमान के सामने इलेक्शन में खड़े थे जी, वो भी पीएमएलएन के खिलाफ और उनके खिलाफ कैंपेन करते रहे, ज़ाहिर के मुकाबला कर रहे थे। इसी तरह और हल्कों में भी जहां जहां हमारा मुकाबला था उनके कैंडिडेट की बात करते रहे। पिछली गवर्नमेंट जो थी जीबी में पीएमएलएन की थी, तो जाहिर है उसमें बात होगी। तो ये कहना कि अगर उनके कोई ये कैंडिडेट ये बात कर रहे हैं उससे कोई पार्टी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएंगी, ये गलत है। इंतखाबात जब होंगे और अगर आम इंतखाबात भी हुए, पीपल्स पार्टी और पीएमएल अपने सामने एक दूसरे के सामने अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो बातें तो इस तरह की होंगी। वैसे मैं इस बात को कोई इतना अजीब बात नहीं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने की है, लेकिन ये मुनासिब बात उन्होंने की कि बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा मेरा जाती ये मौका। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। अब शफकत साहब आज बिलावल सवाल उठाया है और उसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। सुने जी, बिलावल साहब ने क्या सवाल उठाया? ये कठपुतलियों का पोजीशन ये है कि उनको तो अंदाजा ही नहीं था कि उनका हुकूमत बन सकता, कि वो इलेक्शन जीत सकता। यहां तक कि वो तैयार भी नहीं है, उनके पास वजीर आला का कैंडिडेट भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई को, जीत रहे हो तो वजीर आला कौन बनेगा? कौन है आपका वजीर आला? बिलावल साहब पूछ रहे हैं कौन है आपका वजीर आला। मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा है एक्चुअली बिलावल पे, इसलिए कि वो 3 हफ्ते लगाए उन्होंने वहाँ पे और उनकी लीडरशिप का बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत सारे मीडिया ने बड़ी बातें की कि जनाब बिलावल जो है वो घर घर जा रहे हैं और हर जगह, और उसके बाद पिट गए वहाँ पे और 3 सीटें अपेरेंटली आई हैं। सो इतनी 3 हफ्ते बैठे रहे और हफीजुर रहमान साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, पीएमएलएन कह रही है कि सिंध हुकूमत ने पैसा भी बहुत फेंका वहाँ पे और उसके बावजूद इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो मुझे एक्चुअली उसकी जिस तरह आवाज़ बैठ रही है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है वक्त लगेगा ये सीखते हुए कि इस तरह जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो इस तरह बातें नहीं किया करते। और अगर हमारा लीडर हमारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है तो हमारा मसला है ना, हम बना लेंगे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? तो मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही शिकस्त जो है और इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त गुजरने के साथ बेहतर हो जाएंगे। अच्छा मोहसिन साहब, क्या ये पॉसिबल है कि 3 पीपल्स पार्टी की हैं, 2 आपकी जमात की हैं और एक कोई आज़ाद उम्मीदवार जो है उसको मिला के, तो आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे या आप भी कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार ला सकते हैं? देखें, शफकत साहब ने बिलावल साहब के बारे में जो बात की है, मैं समझता हूँ इसका एक और रुख भी है। हाँ, इनका कैंडिडेट जिस वक्त अनाउंस होगा इनकी पार्टी टूट जाएगी। अच्छा, आप ये देखें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन वो भी देख मैं लेंगे। आपको बता रहा हूँ कि जो जिस तरह बुजदार साहब लेकर आए ना पंजाब में कैंडिडेट, अब अगर बुजदार साहब को ये दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दें तो इनको पता चल जाएगा होता क्या है। अच्छा, गलती है वहीं पे फिर वही हो रही है कि वहां पर भी मशवरे देने वाले वही लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल से जो नॉन इलेक्टेड किस्म के लोग हैं और वही हावी हो रहे हैं और वही मशवरे। अच्छा, एक और भी बात की है बिलावल साहब ने, वो जरा मैं चाहूंगा उस पर आप तबसरा करें। सुने जी, बिलावल साहब ने एक और भी बात की है। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए, आप हमें मजबूर ना करें, आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये
ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है जो मुस्लिम लीग नून की है वो? देखिए, ये बिलावल साहब इसको बेहतर वजाहत कर सकेंगे कि उनके ख्याल आप से पीडीएम में extreme उनके position साथी क्या हैं, है। अभी तक नहीं, आपको उनको देखिए, समझ हर नहीं आई। सियासी जमात की एक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा। हमारी एक्सट्रीम पोजीशन से बिलावल साहब ने डिसएग्री भी किया है हाँ। कई जगहों पे। लेकिन अब वो लग मुझे रहा है उनकी extreme कि position अब लग क्या रहा है है? कि वो आपकी एक्सट्रीम उनकी- पोजीशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, अगर वो हमारे मौकफ से आके बिल्कुल एग्री कर जाते हैं तो हम तो पहले ही समझा रहे थे इनको। और अगर वो बात क्लैरिटी है कि यहाँ पे रिगिंग हुई और तो फिर उनके आफत पास फीजूर रहमान साहब सही कह रहे हैं। उनके So, पास आप- ऐसे अच्छा, सबूत आप आ गए, पहले से समझा रहे थे बिलावल इसको। साहब के पास अगर ऐसे सबूत आ ये गए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इन्होंने कि सबूत, हम पहले interesting समझा तो रहे बात थे है। उनको। बिलावल साहब ने कहा था ना कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई ना कोई तो ऐसा एविडेंस होगा। हाँ। अब इसका मतलब है कि बिलावल साहब के पास भी ऐसा एविडेंस आ गया जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि हमें मजबूर ना करें। तो इट मींस इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, Very serious situation. एक्सट्रीमली, कि अगर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ये चीजें लेके, एविडेंस लेके अगर आ जाती हैं तो मैं तो समझता हूँ कि दिस इज हालत ये है। दे तो बिल्कुल ही गेम इख्तिताम पे पहुंच जाएगी। हामिद, हालत ये है कि पहले ये 9 या 11 या कितने सितारे हैं जो इकट्ठे हुए हैं और ऑलरेडी 11 अच्छा 11 सितारे हैं। वो 9 सितारे 77 में अच्छा, थे। सॉरी वो पता नहीं वो चलता, पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। सितारों का पता नहीं चलता ना। हाँ। तो ये जो 11 सितारे इकट्ठे हुए हैं, पहले भी इन्होंने हमारे खिलाफ जलसे कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया? उसका रिजल्ट देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मरियम साहिबा जो अपने आप को बहुत बड़ा क्राउड पुलर समझती हैं, 2 सीटें सिर्फ 6 दिन की कंपेन, 7 दिन की कंपेन। अच्छा 2 सीटें। और बिलावल जो 3 हफ्ते से वहाँ हर गली कूचे में, पहाड़ों की वादियों में बेचारा फिर रहा है। 3 सीटें, 3 नहीं, 1 महीना। 1 महीना? हाँ। चलो 1 महीने से वहाँ पे हैं। तो आप अंदाजा लगाए ना, 1 महीने की कंपेन बिलावल की है और मरियम नवाज की 6-7 दिन की कंपेन है। उसने 3 सीटें निकाली हैं, मरियम नवाज ने 2 सीटें निकाली हैं। तो आपका कुछ तो मतलब है क्रेडिट कि देना आप। आपका मतलब है कि मरियम की ज्यादा वहाँ पे है। अब ये आप जाने और पीडीएम जाने, आपकी पसंद नापसंद मैं जाने, हमेशा एक- हमें उससे कुछ गर्ज नहीं है। मैं सबको एक बात बताऊंगा, ये बात इनको ज़रा समझनी चाहिए कि इन दोनों के पास तो एज का बेनिफिट मौजूद है। एज इज़ ऑन देयर साइड। बिलावल ने अगर एक कैंपेन किया और मरीम नवाज साहब ने एक कैंपेन किया, उनकी तो भी सियासत का आगाज़ हो रहा है। पॉलिटिकल रियलिटी में जाके उन्होंने खुद कैंपेन्स लॉन्च की और स्पेयर हेड की हैं, तो उनके तो आगे अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन एज का तो फैक्टर उनकी फेवर में है। तो अगर आज उन्होंने जाके एक ऐसी डोमेन में जो कि हमेशा फेडरल डोमेन रही है और वफाकी हुकूमत मरकज़ ने हमेशा वहाँ पे वाज़े और भारी अक्सरियत हासिल की है, इनको इतना बड़ा डेंट डाल दिया है कि ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, तो ये इस जमात के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आपका मतलब है कि कि 2035 में वो दोनों जिनको ये कहते हैं कि अभी उम्र में कम है, तजर्बे में कम है, उन दोनों ने जाके इतना डेंट डाल दिया है, तो ये होश के नाखून तो लेने चाहिए। आपका मतलब है कि 2035 में हमें डरना चाहिए कि आज से 15-20 साल बाद 2035 कह रहे हैं ना कि जी अभी नौजवान हैं, अभी तो शुरू कर रहे हैं, तो मतलब लुगत तो फिर तभी आती है ना, 15 साल और ऐड कर लें 2035 में। ये तो बहरहाल पता नहीं पॉइंट आप इज, कहाँ देखें पॉइंट इज, ये तो अल्लाह को पता है जमहूरी कि कौन होने का एक रास्ता ये भी है, और ये दुनिया में नज़र आ रहा है। आपको अमेरिका में देखें क्या हो रहा है और जो कितनी लान तान हो रही है वहाँ पे एक दूसरे के साथ। पॉइंट इज़ कि आप इलेक्शन हार गए हैं, इलेक्शन आपको तस्लीम करना चाहिए। आप ये कहें कि जी हमें मेजॉरिटी नहीं मिली, चलो मेजॉरिटी नहीं मिली, हम कोशिश करेंगे 4 हमारे अपनी पार्टी के लोग थे जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनको हम साथ मिला के हम हुकूमत बना लेंगे। लेकिन इलेक्शन फेयर तो था। उनमें से एक साहब जो है उनके बारे में मुझे पता है, वो कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। चले वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। ऑल आई एम सेइंग इज, मुझे नहीं पता अंदरूनी वाला वहाँ पे हालात क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी कदरों के लिए और हमारे मुल्क में जमहूरियत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इलेक्शन जिसको आपने भी देखा, मैं बल्कि हैरान हुआ और मैंने ट्वीट भी किया कि इस सर्दी के मौसम में इतनी लंबी लंबी कतारें, औरतों की कतारें, और इतनी पीसफुल पोलिंग हुई, सारे दिन कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से पोलिंग हुई। रिज़ल्ट आया सर्वेज के मुताबिक आया रिज़ल्ट, या जो आप कह लें चलें सर्वे से थोड़ा सा कम आया, ज़्यादा नहीं आया, कम आया। तो उसमें बेहतर यही है कि अगर ये अपने आप को जमहूरी समझते हैं, या तो ये कह दें कि जनाब जब तक हम नहीं जीतते हमें कोई इलेक्शन कबूल नहीं है। अच्छा, तो अगर जमहूरी है तो कबूल करें एंड लेट अस मूव ऑन। अच्छा, वैसे आज आसिफ जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की टेलीफोन पर बड़ी लंबी
चौड़ी गुफ्तगू हुई है, उसमें भी कुछ चीज़ें तय हुई हैं, शायद आपको उनका नहीं पता क्या तय हुआ है, नहीं पता ना आपको? आप बता दीजिए जी, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं, मैं तो फिर मैं आपको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ना बताइए, आवाम को बता दीजिए। आवाम को बता दूं? आप आवाम को बता दो, मुझे ना बताएं। मुझे आपने वैसे ही कमरे में बता देनी है सारी। हाँ, ये वो आपको मैं लहदा वैसे बता दूंगा। उसमें बड़ी अहम बातें तय हुई हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की तकरीबन 35 मिनट लंबी गुफ्तगू हुई है और उसमें ये तय किया उन्होंने कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है, इस पर हमने एक दूसरे के साथ एहतजाजी तहरीक में ताउन नहीं करना। इस तहरीक को सिर्फ सड़कों पर नहीं चलाना, इसको पार्लियामेंट के अंदर भी लेके जाना है और पंजाब और बलोचिस्तान तक भी फैलाना है। तो मजीद तफसीलात जो है वो फिर आपको बताएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। तो अब गिलगित बल्तिस्तान से ज़रा आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है, तो पाकिस्तान में जो सियासी जलसे जुलूस हैं उन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाबंदी आयद कर दी है। उनका ख्याल है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और कुछ और भी उन्होंने आज ऐलानात किए हैं। और जब वो ऐलानात करे थे वहाँ पे शफ़क़त महमूद साहब भी मौजूद थे। तो शफ़क़त साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलानात किए हैं, तो आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो इस पर आपके साथ ताउन करेगी? देखिए, करना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे मुश्किल लगता है, करेंगे, लेकिन करना चाहिए। इसलिए कि जो दुनिया जहान में नज़र आ रहा है और वो पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है कि अब बीमारी का जो जो जिस तरीके से बढ़ रही है ना, वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा तेज़ है। मसलन एक एक हफ्ते में डबलिंग हो रही है, डेथ्स की भी डबलिंग हो रही है, बाकी चीज़ों की। और इसके बारे में तो दो राय है नहीं कि ये जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। और हमने अपने 3 जलसे जो हैं वो कैंसिल किए हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि ज़िम्मेदारी का सबूत यही है कि हम कोई ऐसा इकदाम ना करें जिससे बीमारी फैले। और मेरा ख्याल है कि इनको भी देखें क्या हासिल, जलसे इन्होंने 2 किए हैं या 3 किए हैं तो क्या हो गया, अगर 3 और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और इलेक्शन में तो हार गए हैं वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। तो बेहतर यह है कि अवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें और ये छोड़ें। और असम्बली में अभी आपने कहा था कि जो फैसला किया कि असम्बली में बहुत ज़्यादा भरपूर करें, नहीं इस्लामी असम्बली हम बुलाते हैं जितना मर्जी वहाँ पे। नहीं, वो असम्बली में वो तहरीक-ए-अदम एतमाद लाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। भाई, तहरीक-ए-अदम एतमाद ला सकते हैं तो फिर हमारे से पूछ के लाना ही है, इन्होंने लेके आए, फिर किस चीज़ का इंतज़ार है इनको। मकसद ये है कि अगर इनके बस में होता तो ये पहले ले आते। उनको आजकल चौधरी परवेज़ लाई बहुत अच्छे लगते हैं। देखें, मैं चौधरी परवेज़ लाई हमारे हलीफ हैं, हमारे अलाइज़ हैं और इंशाल्लाह उनको अगर कोई किसी किस्म की कोई रंजिश है भी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन इनके पास तो अगर कोई ताकत है तो उसका मुजाहरा करें, बजाय इसके कि ये लोगों की सेहत और ज़िंदगी जो है उसको रिस्क में ना डालें। तो मेरा ख्याल यही है। रांझा साहब, वो सियासी जलसे जुलूसों का क्या फ़ायदा है? आजकल कोरोना फैल गया है, केस बड़े बढ़ गए हैं, तो इनको उम्मीद है कि अपोजिशन भी जो है वो इन्होंने अपने हासिल क्या करना है, इन्होंने जलसे अपने मुलतवी कर दिए, आप भी कर देंगे? हासिल क्या लेकर? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। अगर तो इसमें वाकई हम समझते हैं कि इसमें एकदम राइज आ रहा है और बाकी इसको हम सारे डिस्कस करेंगे पीडीएम के फोरम पे। और बिल्कुल हम पीडीएम में तमाम वो सियासी जमातें हैं जो कोरोना के इशू के ऊपर और गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर सूबों में इक़्तिदार में रही हैं, हुकूमतें चलाती रही हैं, एक तो बल्कि भी सिंध में हैं भी और उन्होंने कोरोना में बड़ा रोल भी प्ले किया है। तो अगर ये स्पाइक इस तरीके की सामने आती है और जो हम नज़र भी आ रही है कि काफ़ी स्वेयर किस्म की और इसमें प्रिकॉशंस जो हैं मैयर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, तो ये तो देखिए ये जो स्ट्रगल है ये तो कंटिन्यू रहेगी ना। ये तो स्ट्रगल जो है पार्लियामेंट में भी हो सकती है, ये स्ट्रगल जो है हम टॉक शोज में भी कर सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं। और ये 2 महीने कोरोना की इनको छुट्टी मिल जाएगी, 2 महीने बाद फिर वही होगी। कि आप 2 महीने का वक्फा अगर तो वो जो बड़े बड़े दावे थे कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। देखिए, खुदा की जो खुदाई मामलात के ऊपर तो किसी की कोई नहीं होती ना। अल्लाह के जो मामले हैं उसके ऊपर किसी का क्या जोर? ये आपकी बात नहीं जी, ऑपोजिशन करते रहे जी, 2-2.5 साल हैं लगे उस पे हम एज अ सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून हो या पीडीए में बैठे कोई भी जमातें, इस मुल्क और कौम से प्यारी तो हमें कोई चीज़ नहीं है ना। अगर कौम है तो सियासत है। शफ़क़त साहब, बड़ी अच्छी बात है, मैं खैर मकदम करता हूँ इस बात का। वाह वाह, कमाल कर दिया जी। शफ़क़त साहब, मूनस लाई साहब जो हैं MNA भी हैं, तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। वो जो आपकी एक मीटिंग थी आज वज़राए तालीम वाली, वो जो मीटिंग और आपने सलाह मशवरा किया, तो उनका एक ख्याल है कि पंजाब में सूरत हाल काफ़ी
तशवीशनाक है और फ़ैसला जो है वो आज ही होना चाहिए था कोई। नहीं, हमने बड़ी मुशावरत की और लेकिन सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, तकरीबन सारे सूबों ने अपने जो अदाद शुमार उनके पास थे स्कूल्स के अंदर इन्फेक्शन के, बाहर नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी बंद नहीं करना चाहिए। सो हमें इत्तेफाक नहीं हो सका और हम जब से ये कोरोना का मामला हुआ है, वफाकी हुकूमत ने और हमने मिल के जितने भी फैसले किए हैं हमने मिल के किए, तो इसलिए हम ये चाहते थे कि इसमें मज़ीद एविडेंस जो है वो इकट्ठी की जाए और अगले सोमवार को हम दोबारा मीट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और दोबारा मीट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जितने भी अदाद शुमार हमारे पास हैं और उनके पास हैं उनको कंपेयर किया जाए और फिर मुख्तलिफ फार्मूलाज भी आए हैं। मैं क्विकली बता दूं क्योंकि आवाम को इंटरेस्ट होगा। एक फार्मूला तो ये है कि जी आप सर्दियों की छुट्टियां दे दें और उनको ज़रा लंबा कर दें। दूसरा फार्मूला ये है कि आप छुट्टियां दें लेकिन पहले प्राइमरी को दें, फिर उसके बाद सेकेंडरी को दें, फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएँ और मुख्तलिफ पहलू जो है। फिर ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी मार्च में जो इम्तिहान होने हैं मैट्रिक के 9वीं 10वीं के, उसको मई में ले जाया जाए। अगर एकेडमिक ईयर अप्रैल में शुरू होता है तो उसको अगस्त में ले दिया, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। मुख्तलिफ चीज़ों को अब हम जैसे कहते हैं कि इकट्ठा करके सोच विचार करके हतमी फैसला इंशाअल्लाह मंडे को हर सूरत हो जाएगा। ये इसलिए बड़ा सीरियस मामला है कोरोना वायरस के हवाले से। अभी तक बहुत से लोग जो हैं इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। आप देखें पेशावर के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हमारे अपने साथी अरशद वहीद चौधरी, बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़ जाएंगे। तो अरशद वहीद चौधरी साहब जो हैं वो, शफकत साहब जब आप लोगों ने पीछे धरना दिया हुआ था ना यहाँ 2014 में, तो अक्सर वो रिपोर्ट करते थे। तो एक मैं कुछ याद आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ज़रा चौधरी साहब की एक याद। वज़ारत दाखिला ने जो यहाँ पे उनके मातहत इदारे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो खिदमात हासिल की हैं उनको आज फिर एक दफ़ा रेड अलर्ट किया और बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी इस्लामाबाद में और कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन जो पार्लियामेंट से हमने जो सियासी जमातें और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के ऐवानों में लोग हैं उनसे जब हमने मालूम किया तो कतन किसी किस्म का भी उनका इरादा नहीं है हुकूमत की तरफ से कि वो इन लोगों को ये मौका दें कि वो इस बात को जवाब दें कि हुकूमत ने इन पर चढ़ाई की है या किसी तरह का क्रैकडाउन किया है। तो ये उस जमाने की यादें हैं और उस तो वैसे की थी मेरे पे बाद में ना उस दिन मेरे पे अभी तक कत्ल का और टेररिज्म का उस मुकदमा दिन नहीं हुई, उससे 2-3 दिन बाद। हाँ नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा आदमी था जी। हाँ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बहुत आपका शुक्रिया। और राजा साहब, अरशद वहीद चौधरी साहब जियो पार्लियामेंट के नाम से एक प्रोग्राम भी करते थे, आप तो उनको पार्लियामेंट में मिलते भी थे। तो ये अब पार्लियामेंट, आपका क्या ख्याल है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एहतियाती तदाबीर बढ़ाने की जरूरत नहीं है? देखिए हामिद साहब, अरशद वहीद साहब से दोस्तों वाला ताल्लुक़ था, बड़ा अच्छा एहतराम का ताल्लुक़ था और बड़ा मुझे अफसोस हुआ। मैं उन्हीं का वो टॉक शोज़ याद कर रहा था कि जो कैफेटेरिया में वो रिकॉर्ड किया करते थे और वो जुम्मे के दिन रिकॉर्ड किया करते थे, हफ्ते को चलता था और बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम होता था क्योंकि हमेशा उनका कंटेंट जो होता था वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती थी उसके ऊपर होता था। और क्योंकि मेरा अपना कानून और आइन का थोड़ा बैकग्राउंड है तो उस पर बड़ी उनसे दिलचस्प डिबेट होती थी और वो एक वायर प्रोग्राम था जिसके बीच में मैं बड़ा इन्वॉल्व भी होता था। अल्लाह उनको उनकी मक़फ़िरत फरमाया, उनके जो लवाहिकीन उनको सब्र जमील अता फरमाए, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और बस ये बात दुरुस्त है कि जी हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि इस दफ़ा कोरोना पाकिस्तान में जिस मौसम में आ रहा है वो सर्दियों का मौसम है। लास्ट ईयर जब आया था तो वो हमारे पास फरवरी मार्च में आया था, तो हमने वो जो एक ठंड की वेव थी उससे हम निकल चुके थे, तो काफ़ी हद तक बचत। अच्छा, ये जो बड़ा अहम मामला है कि कोरोना का मौसम सरमा और मौसम गर्मा के साथ क्या कोई ख़ास ताल्लुक है? इस पर शफकत साहब मैं आपसे भी पूछता हूँ वक्फे के बाद। सिंध के वज़ीर-ए-आला जनाब मुराद अली शाह साहब भी कोरोना वायरस का शिकार है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए। तमाम जो कोरोना वायरस से मुतासरा लोग हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन सवाल ये है शफकत साहब कि ये मौसम सरमा यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने का, मार्च अप्रैल का, मई जून का, इसका क्या ताल्लुक है कोरोना वायरस के साथ? देखिए हामिद, इसके बारे में कोई मुसद्दका बात नहीं है। जब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत की बड़ी अच्छी हिकमत अमली की वजह से जब नीचे गया बीमारी का, तो उसी वक्त हिंदुस्तान में भी गर्मी थी
उसी वक्त और जगह भी बांग्लादेश में भी गर्मी थी, लेकिन वहाँ पे आपको बेशुमार फैलाव नज़र आया बीमारी का। तो इसलिए ये कहना कि मौसम का शायद एक बात पे तो असर ज़रूर है कि आपको पता है कि पहले भी सर्दियों में लोगों को फ्लू ज़्यादा होता था, बल्कि हर साल हम, मुझे याद है हम कहा करते थे आजकल कुछ चीज़ फैली हुई है, यानी कि कोई थोड़ी सी फैलाव होता था लेकिन वो एक कंट्रोलेबल किस्म की फ्लू होती थी। लेकिन ये अगर ये भी फ्लू की किस्म है और लिथल किस्म की, यानी कि ख़तरनाक फ्लू की किस्म है, तो यकीनन सर्दियों में वो ज़्यादा है। अब आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ये जो ज़्यादातर लोग ये ममालिक हैं यूरोप के, अमेरिका के वगैरह, इधर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रही है और ये डबल से ट्रिपल होती नज़र आ रही है। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि वहाँ पे सर्दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बारे में हतमी राय जो है ना वो अभी तक मैंने तो कहीं नहीं। बहरहाल हमें एहतियात करनी चाहिए और जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकले फ़ौरन मास्क पहन लें। जी बिल्कुल। और आप भी जब घर से बाहर निकले, मेरा ख्याल है आइंदा तो हमें स्काइप पे बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छा हाँ, वैसे हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, मुझे मुनीर औरक ज़ई साहब जो हैं MNA थे, आपके साथ जी जी बिल्कुल, और मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, मुझे अभी तक भूलते ही नहीं है मुनीर औरक ज़ई साहब। सर देखिए, वो मुनीर साहब देख लें, अभी कई ऐसे लोग हैं हमारे लेफ्ट राइट देखें जो हम समझते ही नहीं थे कि इनको तो कौमी असम्बली का इजलास ऑनलाइन नहीं हो सकता? नहीं, देखिए उसमें ऑनलाइन हालात के मुताबिक उसमें कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमें रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है बैठना पड़ेगा और रूल्स को अमेंड करके आपस में मेरा ख्याल है कुछ ऐसा तरीका करना पड़ेगा पार्लियामानी मीटिंग कमेटी थोड़े लोगों का खुले बैठने का। ये भी हो सकता है। ये लास्ट टाइम हुआ था कि पार्टीज को ये तो नहीं कहा था कि आप आए ना, पार्टीज को खुद कहा गया था, उन्होंने इंटरनली मैनेज किया था कि हमारे ये अरकान जो है ये इजलास अटेंड करेंगे 30-30, 40-40, जिस तरह बजट का इजलास हमने किया था कि हमने सबको नहीं बुलाया था, लेकिन बजट में हमने मखसूस 30-40 लोग। हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो ये है कि एक तरफ पाबंदियां लगानी है बीमारी से बचने के लिए, और दूसरी तरफ मैशत का पहिया जो है उसको भी जैम नहीं करना, क्योंकि मैशत का पहिया जिस तरह हिंदुस्तान में जैम हुआ, आपने देखा कि उनके हालात क्या हुए। सो ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है जिसको कायम रखना पड़ेगा। अच्छा, पिछले साल मुझे याद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े शोर थे, नवंबर-दिसंबर तक इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। अब इस दफ़ा मरीम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल साहब कह रहे हैं कि दिसंबर-जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। पिछली दफ़ा भी कोरोना आ गया, अब फिर जो है उसकी दोबारा लहर आ गई है, तो कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी कि इमरान खान फिर बच जाएगा कोरोना की वजह से? यार इनके जाने से देखिए मैं ये हुकूमत को कैसे मैं आज वो जिस तरह ये कभी कभी कहते थे ना कि बॉर्डर पे कशीदगी हो जाती है जब भी यहाँ पे इनके खिलाफ कोई एहतजाज होता है, तो अब हम भी वही कहेंगे कि जब भी इनके खिलाफ कोई एक मुतहरक मूवमेंट शुरू होती है क्या करें जो ये करते थे, तो यहाँ पे कोरोना आ जाता है। लेकिन लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। हमारी जो कोशिश है, हमारी जस्तजू जो है वो रुकेगी नहीं, उसको हम कोरोना के हालात वाक़यात के मुताबिक लेके चल लेंगे तो 2-3 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यही समझेंगे कि एक किस्म की तारीख ही डल गई है, और 2-3 महीने के बाद फिर मार्च आ जाएगा, फिर मार्च में सेनेट का इलेक्शन। देखिए मार्च के सेनेट के इलेक्शन में कोई ज्यादा बेहतरी नहीं होगी। अच्छा, तो आप रिजाइन करने का सोच रहे हैं? वो जिस तरफ ये जा रही है मामलात को, वो सारी ऑप्शन, तो इसका मतलब है फिर अपोजिशन जो है वो असेंबलियों से जो इस्तीफों का ऑप्शन है उसको मुलतवी कर देगी। देखिए अभी ये तो सारा कुछ हमारी मीटिंग्स में होगा, PDM की मीटिंग में होगा। हम इस वक्त अगर कोरोना का कोई मसला आता है तो हमारी सीनियर लीडरशिप बैठ के इस मामले को संजीदगी से देखेगी, और इस मामले के ऊपर ये नहीं करना चाहिए कि जी हम पीछे हट रहे हैं अपने मौक़िफ़ से। अगर ये फैसला हुआ तो ये पीछे हटेंगे इस मुल्क को कौम के लिए। सही बात है, ये भी ठीक है, ये पीछे हटेंगे इस मुल्क को कौम के लिए, बीमारी जो है वो ना फैले। अब जलसों में अगर आप प्रिकॉशंस वैसे लोगों को करवाने कितने मुश्किल होते हैं, लेकिन ओपन एयर जलसों में वैसे चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल हमारी जो PDM की सीनियर क़यादत है वो ये फैसला करेगी। क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा बात सुनी जाती है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि यही कहें, एडवाइस करें सबको कि ये नहीं होना चाहिए कि जलसों की वजह से लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हों। सियासत तो होती रहती है और जलसों से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, आप क्या कर लेंगे जलसे कर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट में अगर हमें 1 मिनट की हमारी तकरीर भी चल जाती है और वो कौम सुन सकती है तो हमें बड़े तरीके बहुत अपनी पैगाम पहुंचाने आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला करना है, हुकूमत ने आज फैसला कर दिया है, अपोजिशन ने फैसला करना है, तो अपोजिशन की जो PDM की क़यादत है वो अपने इजलास में फैसला करेगी। हमारी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने,
हम भी जब अभी स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे